जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एनके स्टडी वाला चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये प्राचीन भारत का मास्टर वीडियो होगा। आप लोग स्क्रीन पे जो बुक देख रहे हैं ये सामान्य ज्ञान सार संग्रह का बुक है, जो इसमें हम प्राचीन भारत का मास्टर वीडियो देखने वाले हैं। इसमें 25,000 प्लस क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर भी दिए हुए हैं। इसका विषय सूची आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। यहाँ पर देखिए भारत का भूगोल। आगे देखिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ऐसे करके कंप्यूटर है, खेलकूद है, काफ़ी रिलेटिव क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये प्राचीन भारत का वीडियो होगा। काफ़ी नहीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जितने लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि मेरा भी सब्सक्राइबर 1000 पुग जाए और आपके लिए मैं और प्यारा सा प्यारा वीडियो ला सकूँ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इसमें प्राचीन भारत के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो इस शिलखड़ी का किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो एक कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो कौन था, ये दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई। तो ये लोथल में हुई। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट देखेंगे कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो किस नाम से पुकारा। तो सिंडन के नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो कौन था। हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो ये धौलावीरा से चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ये लाल मिट्टी का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भाइयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्या बोलता है कि रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो कौन थे। ये सौर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो बैल के मिले हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति कैसी थी। तो ये उचित समतावादी थी। कैसी थी। उचित समतावादी थी। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये कालीबंगन से मिले हैं। सभ्य सभ्यता
कि ईंटों का अंकुरण किस स्थान से मिला है, तो ये कालीबंगन से मिले हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की नहीं हुई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो गाय की नहीं हुए। स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, तो एक गुजरात में हुई। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से मिले हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है और ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री 1996 में और 39वें बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता और गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है, तो एक क्या है, मृत भांड है। क्या है, मृत भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो ये पुरातत्विक खुदाई है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूपीएससी 1996, यूपीएससी प्री 1994। नेक्स्ट देखेंगे कि सिंधु घाटी की निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार से। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल का। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो ये पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से पाया गया था, तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, तो धौलावीरा। यहाँ से देखेंगे वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू का नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो श्रवण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखेंगे कि भारत में राजसी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। यहाँ से देखेंगे ये प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, तो सांख्य दर्शन, कपिल, न्याय, गौतम, चवार्क, योग, पतंजलि, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, बद्रायण, वैशेषिक, कनाद।
प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये मन्नु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो क्या है? श्री भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट देखेंगे कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है? गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर की महिमा से संबंधित है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं तो ये 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं तो कितना है? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ कितनी हैं? तो 200 हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ज्ञान की कुछ बातें दिया हुआ है कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यत्री नाम है तो तीनों वेदों का नाम क्या है? यत्री है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर दिया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्री या यत्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम मनो उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो ये पवित्र जादू होता है। पूर्व मीमांसा पर दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो एक कठोर उपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो किससे था? प्रकृति से था। नेक्स्ट देखेंगे किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये इंद्र के लिए हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कि अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये परशुराम नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट देखेंगे कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी है? सिंधु नदी है। नेक्स्ट देखेंगे कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो एक कैकेयी के शासक थे। नेक्स्ट देखेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो एक कठोर उपनिषद में। नेक्स्ट देखेंगे कि वैदिक नदी कुंभ काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो ये कौन सा है? सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो किसने किया था? तो एक गौतम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं तो ये स्वर्ण आभूषण जाने जाते हैं।
योग दर्शन के प्रतिपादक थे तो पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तक है तो ये दर्शन पर आधारित है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है तो ये किससे है, चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी तो ये मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो ये गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है तो ये सांख्य है। सांख्य योग्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो ये वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट देखेंगे कि वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी तो ये लुहार यानी लुहारगिरी नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं तो पाणिनि हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है तो मनुस्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है तो ये सरस्वती को माना गया है। किसको माना गया है, सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो एक काल या कुटुंब। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी तो एक क्या थी, विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है तो कौन है, शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई तो उत्तर वैदिक काल में। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी तो विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है तो ये ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि किस वेद में जादू माया वशीकरण का वर्णन है तो ये अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है तो ये नृजाति समूह को करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है तो किसमें, ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है तो एक गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है तो कुंभा हो जाएगा या क्रमु हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था तो ये बीजी तिलक ने लिया था। नेक्स्ट देखेंगे कि अथर्व का अर्थ क्या होता है तो क्या होता है, पवित्र जादू होता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है तो यजुर्वेद। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था तो ये प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है तो 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो ये मीमांसा से संबंधित है। यहाँ से देखेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटिव क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो ये 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है तो लुम्बिनी में है। वह आधतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है तो ये क्या है, जातक है। जातक में क्या है, बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का है। नेक्स्ट देखेंगे कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुआ था तो कुशीनगर में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार कौन सा है तो नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी तो ये महाकश्यप ने किया था। नागा अर्जुन कौन थे तो कौन थे, ये बौद्ध दार्शनिक थे। किस
नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगिरी में की गई थी। प्रथम राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और शासक कौन थे? अजातशत्रु, कालाशोक, शुक और कनिष्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है क्या है? तो ए धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। नेक्स्ट देखेंगे कि मिलिंद पन्नहु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो क्या है? ये नागसेन। नेक्स्ट देखेंगे कि महायान बौद्ध धर्म में बोधित्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ए किससे जानते हैं? ए पज पाणी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों की विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो एक कुंडलवन यानी कहाँ? कश्मीर में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। यहाँ से देखते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी क्या था? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। कमल था तो ये जन्म का प्रतीक था। साढ़ था यौन का प्रतीक था। घोड़ा था गृह त्याग का क्या प्रतीक था? पीपल था ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक था। शेर था तो ये स्मृति का प्रतीक था। पद चिन्ह था ये निर्माण का प्रतीक चिन्ह था। और स्तूप था तो ये मृत्यु का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट देखेंगे कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो ये अलार कलाम थे। नेक्स्ट देखेंगे कि बुद्ध में वैराग्य भावना किस चार दृश्य के कारण आई? तो ये बूढ़ा व्यक्ति को देखे और रोगी को देखे, लाश देखे और एक सन्यासी को देखे। नेक्स्ट देखेंगे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं तो ये श्रावस्ती में दिए हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो ये क्या था? विक्रमशिला था। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? सांची है। सांची कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली में की गई है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? तो ए वसुमित्र ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये प्रजापति गौतमी देवी थी। बोध गया स्थित है तो बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो ये महिला एवं शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के। नेक्स्ट देखेंगे कि सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण विख्यात है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया है? तो ये पाली का किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडल ग्राम में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी एशिया की जयवती पुंज कहा जाता है तो किसे? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ए कोलीय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिली है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था?
तो ए अशोक। देखिए ए यूपीएससी एग्जाम जो भी हुआ है 2011, 7 और 4 में क्वेश्चन ए पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या दिया है कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमी अभिलेख से सूचना मिली है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेखित है। नेक्स्ट देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया। देख लीजिए ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखे हैं यहाँ पे ज्ञान के बाद क्या दिया है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया है। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो इस श्रावस्ती में दिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये जानत्रिक गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम क्या था? तो क्या था? इसका नाम वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी में हुई। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये कितने हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ये क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामिल। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह क्या है? जैन धर्म है। नेक्स्ट देखेंगे कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये चालुक्यों सोलंकियों के द्वारा किया गया। स्यादवाद सिद्धांत है तो ये जैन धर्म का है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु हैं। अनेकावाद किस क्रोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत से है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृतिक व अर्धमागधी में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त होना चाहता था। नेक्स्ट देखेंगे कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो ये केवल वासुदेव से संदर्भित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये हिंद यूनानी का था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ये सातवतों ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा था। यहाँ से देखेंगे यहाँ महाजनपद काल। पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा गया है? तो ये भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ये क्या था? औंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये 326 ईसा पूर्व में किया। हरेक वंश के किस शासक को कोणिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कहा जाता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन की नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित की? तो उदयन ने किया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई बेबीलोन में। नेक्स्ट देखेंगे कि सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने
किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये झेलम। किस प्रकार का मृत भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ये उत्तरी काले पारसीकृत बर्तन। नेक्स्ट देखेंगे कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो एक गिरिव्रज एवं राजगृह थी। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन के द्वारा किया गया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंकुतर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो ये 6ठी सदी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो ये नंद वंश का था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर यानी राज्य कौन था? तो मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये घनानंद था। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? तो ये 600 ईसा पूर्व में हुआ। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी, तो एक कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो ये डेरियस ने किया। कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। किस शासक ने अवनीत को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ये शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंकुतर निकाय करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी द्वारा किया गया। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार का है। मगध के सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये वृत्रथ थे। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो ये भोजक कहा गया। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो ये धनी व्यक्ति होता है। यहां से देखेंगे जैन संगतियां हुई है, तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुई, कब हुई? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्थूलभद्र थे। दूसरा के 512 ईस्वी में हुई बल्बी गुजरात में, और देवती छम्मा श्रवण इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। यहाँ से देखेंगे बहुत संगतियाँ हुई है। प्रथम हुई है 483 ईसा पूर्व, शासक कौन थे? अजातशत्रु, स्थान राजगृह, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय कब हुई थी? 383 कालाशुक वैशाली, और सर्पकारणी था। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय 251 अशोक पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र। चतुर्थ प्रथम सदी ईसा पूर्व कनिष्क कुंडलवन व सौमित्र थे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से महाजनपद एवं उसकी राजधानी। मगध की राजधानी कहाँ था? तो गिरिविरिज एवं राजगृह थी। नेक्स्ट देखेंगे अंका राजधानी कहाँ था? तो चंपा था, आधुनिक भागलपुर। काशी कहाँ था? वाराणसी या बनारस। वज्जी वैशाली विदेह मिथिला। कौशल श्रावस्ती, कुरु इंद्रप्रस्थ। चेदी कहाँ था? शक्तिमती। मल कहाँ था? कुशावती एवं पावा। अस्मक पोटी या पोतन था। वत्स्य कौशाम्बी था। पंचात अहिच्छत्र एवं कंपिल्य था। मत्स्य विराटनगर। अवनीत उज्जैन या महिष्मती। गंधार तक्षशिला या क्या था? पुष्क लावती था। सुरसेन मथुरा था। कंबोज कहाँ था इसका? कंबोज का हाटक यानी रायपुर था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। देखिए ये कितना एग्जामों में पूछा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का बना था। बनाकर गया जिला का गुफाओं का उपयोग किसे आश्रम के रूप में किया गया? तो ये आजीविकों के लिए। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का
प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भाब्रू स्तंभ है। अर्थशास्त्र का लेखक या समकालीन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया, तो मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला था। मेगास्थनी की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त के। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। अशोक के शिलालेखों का प्रमुख भाषा है, तो प्राकृत है। प्रथम भारतीय साम्राज्य इसके द्वारा स्थापित किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था, तो मित्र था। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है, तो पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, तो ये पाटलिपुत्र का। किसे सहिष्णुता, उदारता, करुणा विधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है, तो ये देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये जेम्स प्रिंसेस था। नेक्स्ट देखेंगे कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू स्तंभ में। मौर्य में शिक्षाओं का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तो तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो ये कालसी में है। सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया। नेक्स्ट देखेंगे कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, तो अभिलेख 13 में मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, तो ये 305 ईस्वी में किया। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है, तो ये मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो ये गुंड पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था, तो ये कहाँ का था, मिस्र का था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है, तो ये 15 अधिकरणों में विभक्त है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, भारे रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उसमें शामिल है, तो ये दूसरा एवं 13वां। नेक्स्ट देखेंगे कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा, तो ये महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा। अशोक ने मंदसेहरा पाकिस्तान, सहबागजी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो एक खरोष्टी का किया गया। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की, तो अशोक ने किया। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। मौर्योत्तर काल 185 से लेकर 319 ईसा पूर्व तक। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की, पुष्यमित्र शुंग ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, तो पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध
संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो ए शक राजा रुद्रदामन के द्वारा किया गया। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया तो महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो एक कुंडल कस्फिशेस। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली को प्रयोग किया? तो ये शकों ने किया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो ये क्या था? बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ये तमिल एवं चेरो का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ये मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो ये भारतीय ग्रीक यूनानी शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसार पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि धारण की? तो कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण। मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो पेन चाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था तो कुषाणों ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये 57 ईसा पूर्व में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी तो प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं तो गंधार कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि कनिष्क की राजधानी थी तो पुरुषपुर थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का। चरक किसके राज्य की तख्त थे? कनिष्क की। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था तो क्या था? गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो ए इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। नेक्स्ट देखेंगे कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों भिक्षुओं को कर मुक्त गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? तो सातवाहनों ने किया। भारतीय रंगमंच में यौवनी का पर्दा शुभारंभ किसने किया था? तो किसने? यूनानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीयों में महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया? तो कनिष्क ने किया। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ? तो कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है तो भारत में। यहाँ पर ज्ञान के बाद वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र चाणक्य चरक आदि की शिक्षा प्राप्त थी। नेक्स्ट देखेंगे कि प्राचीन काल में कलिंग का महान सम्राट कौन था? तो खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकलन हुआ? तो कनिष्क। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकलन मिलता है? तो ये कार्तिकेय का मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये 81 ईस्वी सन है। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई तो कुषाण काल में प्रारंभ हुई। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति सम्मिश्रण है उसे कहते हैं तो गंधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है तो ये कहाँ है? अमरावती में है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलती। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो किसमें था? तो ये विधि के क्षेत्र में था। यहाँ से देखेंगे संगम काल। संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात हो? तो एक कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट देखेंगे
कि तोलकाप्यम ग्रंथ संबंधित है तो व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है तो तमिल में है। कि संगम युगीन राज्य में संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया तो ये पांड्य। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने करणी के मंदिर का निर्माण करवाया तो ये क्या था सेनगुप्तवन था। नेक्स्ट देखेंगे कि तमिल भाषा के शिल्पादिक्रम और मणिक मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है तो हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम योगिन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है तो ये तोलकाप्यम को मानी गई है। मुजिरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था तो चेर के। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस दैविक देवता के सदृश हैं तो ये क्या थे स्कंद कार्तिकेय। नेक्स्ट देखेंगे कि संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे तो ए राजा के लिए। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है तो ए शिल्पादिक्रम को कहा जाता है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था तो ये केरल पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था तो सेनगुप्तवन था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था तो ये करिकल था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था तो क्या था उदयपुर था। तोलकाप्यम की रचना किसने की तो ये तोलकापियर ने की। चोल काल में सर्वोत्तम न्यायालय को क्या कहा जाता था ये तो क्या कहा जाता मन्नरम कहा जाता था। पांड्यों की राजधानी क्या थी तो मदुरई थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है तो ये जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है तो विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा तो ये पांड्य नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है तो ये मणिक मेक्कलई को कहा जाता है। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की तो एक करिकल ने की। नेक्स्ट देखेंगे कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं तो ये स्कंद कार्तिकेय के हैं। यहाँ पर देखिए संगम का आयोजन कहाँ से हुआ था तो ये प्रथम द्वितीय और तृतीय मदुरई कपाटपुरम और मदुरई में हुआ था और इसके अध्यक्षता देख लिए कौन कौन किए थे। यहाँ से देखेंगे गुप्त काल 319 से लेकर 540 ईस्वी पूर्व। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो श्रीगुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे तो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था तो ये आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी तो संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका तो स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था तो एक कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है तो एक गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है तो ये बौद्ध धर्म से। उत्तर युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है तो भानुगुप्त से है। फरहान किसके शासनकाल में भारत आया तो चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल को। फरहान कहाँ का निवासी था तो चीन के था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था तो ये वटाकट वंश का था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया तो ये समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को किस स्तंभ में सक्रोपम कहा गया तो ये किस में कहा गया कौहम स्तंभ लेख में कहा गया।
फरहान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हर्षवर्धन को धनवंतरी थे, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सी है? तो ये देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। नेक्स्ट देखेंगे कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 और 19। अमर कोश में लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल 329 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो एक गुप्त काल के। नेक्स्ट देखेंगे कि दिल्ली के मेहरौली के कुंभ उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्रगुप्त की। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक है? तो ये क्या है? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग में है। किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? तो ये गुप्त काल में ही थी। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए कितने एग्जामों में पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का था। प्रमुख गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। प्रयाग प्रस्तुति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो ये समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण के से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बाघ धार में। गुप्त वंश के किस अवधि में शासन किया? तो ये 319 से लेकर 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो एक कुमार संभवम है। नेक्स्ट देखेंगे कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये एरड़ अभिलेख से मिलता है। मिहिर कुल का संबंध था? तो ये हूणों से था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचरित होता था? तो ताम्र लिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो ये रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को। पुंड्यवर्धन भुक्ति अवस्थित है? तो कहाँ है? बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था? रामगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो ये अभिज्ञात शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग में है? तो गुप्त युग को है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुई? तो ये 4वीं सदी में हुई। कुमार संभव महाकाव्य किस
कवि ने लिखा? तो एक कालिदास ने लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग में हुआ था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग था। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश? पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये पुष्यभूति वर्धन ने किया था। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किस ने पराजित किया? तो ये नरसिंह वर्मन ने किया। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रम को रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट देखेंगे, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो कनौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये प्रयाग में किया था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हरियाणा में है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस लक्ष्य में की थी? तो किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी थे थानेश्वर के। नागानंद का रचनाकार कौन है? तो हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, कनौज एवं प्रयाग में। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो ए सियुकी की रचना। हेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा? तो हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के हास्य के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो बाणभट्ट के द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संबंध का वर्ष 556 दिया हुआ, इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। शक वंश का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन 556 + 78 634 होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो कल्हड़ की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कनौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया? तो प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशिन द्वितीय। कौशय शब्द का प्रयोग किया गया? तो ए रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ए ई न तू। नालंदा विश्वविद्यालय की विनाश का कारण क्या? मुसलमान थे। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कनौज। यदि शंकर जो शब्द में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो ये जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। यहाँ से प्राचीनतम देखेंगे, भारत विविध देखेंगे। यहाँ से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने।
महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ कब्र। किस पुस्तक का 15वां भारतीय और 40वीं विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ए पंचतंत्र। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो ए सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितू प्रदेश के लेखक हैं? तो ए नारायण पंडित हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो ए भरत मुनि ने की। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो ए हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो ए सिंधु एवं झेलम। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे तो शिकार। किसको चालकोथिक एज कहा जाता है? तो ये ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। स्वप्नावस्था के लेखक कौन है? तो भास हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पन्ना हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो क्रो मैगन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ए अरिकमेडू से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राही। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना इसके अभिलेख में मिलता है? तो ए रुद्रदामन। कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द थ्रियंसी की लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातम लेख को ज्ञात था? तो अरिकमेडू। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? तो उत्तर दक्षिण की ओर। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया? तो चंदेल शासकों ने। अब्बू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः किस धर्म के मातालंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई है? तो ए जैन धर्म। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैली को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को। अजंता और एलोरा की गुफा किस नगर में स्थित है? तो औरंगाबाद में। कुरान का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो ए नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया। किस मंदिर को काला पैगोंडा के नाम से जाना जाता है? तो ए कुरान का सूर्य मंदिर को। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे यहाँ से मध्यकालीन भारत का वीडियो। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।